अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये सारा पढ़ लिया था और अभी हमने स्टार्ट करना था स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन से। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो लास्ट क्लास या आप लेक्चर में समझ लें कि हमने इस तक ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पे मैं आपको वैसे एक और चीज़ बताना चाहूँगी दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये है कि जो आपकी दूसरी वाली बुक है ना, द वन विद कंपाइलर प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये रिकमेंडेड बुक में से एक बुक है। अच्छा, आप इसमें अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं थोड़ा नीचे आ गई हूँ। आई वाज जस्ट लुकिंग एट द चैप्टर ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस। हम इस पर दोबारा क्लिक करते हैं। या देयर, ये इसका चैप्टर नंबर 3 है। ये जब मैंने देखा तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपका जो कुछ भी आपकी ये इंडियन ऑथर ने भी लिखा हुआ है दैट्स ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन वही बातें इसने भी लिखी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा डिटेल से लिखी हुई हैं। दैट इज़ व्हाट आई लाइक, रियली लाइक अबाउट दिस बुक। मैंने आपको इस बुक का पहले भी कुछ पोर्शन दिया था एंड आई रियली लाइक दिस बुक, बट इट्स वेरी लेंथी, तो इसीलिए मैं आपको इस बुक से नहीं करवा रही। लेकिन फिर भी मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप चाहें तो हम इसको भी साथ साथ चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका रोल लिखा हुआ है लेक्सिकल एनालाइजर का, आप देख सकते हैं कि ये सेम डायग्राम मैंने आपको उस बुक में भी पढ़ाई है, सेम डायग्राम। उसके बाद स्कैनिंग, उसके बाद लेक्सिकल एनालिसिस वर्सेस पार्सिंग लिखा हुआ है कि ये हमारे पास क्यों होती है। ये मैंने आपको सब चीज़ें पढ़ाई हैं, सिंप्लिसिटी, उसके बाद एफिशिएंसी, पोर्टेबिलिटी, हमने ये सब पढ़ा। फिर टोकन पैटर्न्स और लेक्सीम्स। आई जस्ट फील लाइक कि जैसे ये वो बुक इसको देख के लिखी गई है, बिकॉज दिस वन इज़ द ओल्डर बुक, आई थिंक सो, दिस वन इज़ ओल्डर बुक। ये इसका ये एडिशन इसका नया है, लेकिन वैसे ये बुक जो है वो थोड़ी पुरानी है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। क्योंकि ये वाली बुक, इसका इवन ये वाला एडिशन जो हम पढ़ रहे हैं ये भी 2006 का है, और जो हम दूसरी बुक है जो हम इंडियन ऑथर की पढ़ रहे हैं दैट वन वाज पब्लिश्ड इन 2016। उसके बाद ये आप देखें कि यहाँ पे इन्होंने इस टोकन को और ये पैटर्न एंड लेक्सीम, अच्छा ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं और आगे फिर उनकी एग्जांपल्स भी बहुत अच्छी दी हुई हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये लगी कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो इन्होंने कंपैरिजन या टोकन, इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन और सैम्पल लेक्सीम जो दी हुई है, दैट इज़ वे मोर बेटर देन द वन गिवन इन द अदर बुक। अब आप लोग फिर से मुझे ये कहेंगे कि मैम आप हमें ये इसको क्रॉप करके दे दें आप हमें, तो मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहूँगी कि दीज आर जस्ट 2 बुक्स। सो इफ़ यू आर स्टडिंग लेक्सिकल एनालाइजर चैप्टर इन वन बुक, सो यू कैन सिंपली रीड दैट स्पेसिफिक चैप्टर इन अनदर बुक। कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसका भी चैप्टर लेक्सिकल एनालिसिस वाला ही निकाला है और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसमें थोड़ा प्रिसाइज करके लिखा हुआ है और उसमें थोड़ा सा डिटेल से लिखा हुआ है। अच्छा जी, फिर ये सब बातें लिखी हुई हैं। बहरहाल आई वुड से कि ये बातें मैंने आपको उस बुक से भी कंपैरेटिवली गुड ही समझा दी हैं। आई एम सेटिस्फाइड, इफ़ यू आर नॉट यू कैन टेल मी। और इसमें तो बहुत अच्छी लिखी हुई होती है। फिर ये एट्रीब्यूट्स ऑफ टोकन है, तो यहाँ पे द प्रॉब्लम विद टोकन्स, यहाँ पे ये एट्रीब्यूट वाली चीज़ बहुत अच्छी से इन्होंने बताई हुई है। देखिए ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है और यहाँ पे आप देखें कि इसके ये ई जो है दैट इज़ द फर्स्ट टोकन या फर्स्ट आइडेंटिफायर है। तो यहाँ लिखा है आईडी और आगे लिखा है पॉइंटर टू सिंबल टेबल एंट्री फॉर ई। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आईडी और फिर आगे उसका पॉइंटर टू सिंबल टेबल एंट्री, फिर मल्टीप्लाई ऑपरेटर, फिर आईडी, ये सी का आईडी और पॉइंटर उसका, फिर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, आपको पता है ना डबल स्टार जो है वो एक्सपोनेंट को शो करता है, और फिर नंबर और इंटीजर वैल्यू 2, यानी ये एक नंबर है और हमने उसकी वैल्यू भी स्टोर करवाई। तो ये देखें दीज आर द टोकन्स, तो दे आर लाइक वेरी गुड वंस। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें एरर्स का बताया गया कि एरर्स कौन सी आ सकती हैं। यू कैन जस्ट रीड इट, दिस इज सेम। ये पैनिक मूड रिकवरी, वैसे यहाँ पे आप ये देखें कि ये पैनिक मोड वाला लिखा हुआ है जो कि हमने उस बुक में भी पढ़ा था। फिर ये हमारे पास डिलीट और उसके बाद इंसर्ट और उसके बाद रिप्लेस
और ट्रांसपोज, ये सब बातें वही हैं लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल से बताया हुआ है। फिर ये वाली जो एग्जांपल है ये भी उस बुक में है लेकिन उसमें उन्होंने लेक्सीम पूछी हुई है और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप इसके बनाएं, इस प्रोग्राम के टोकन्स वगैरह बनाएं, तो वो दूसरी वाली बुक में बने हुए हैं, तो दैट्स एन ईजी थिंग। उसके बाद इनपुट बफरिंग है और इनपुट बफरिंग में बफर पेयर्स, तो आप यहाँ से ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये लगी कि ये चीज़ बहुत अच्छे से इन्होंने बनाई हुई है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे ये इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है और उसको डिवाइड भी किया हुआ है 2 हाफ्स में। देखिए आप 2 हाफ्स बनाए हुए इन्होंने और आपका यहाँ पे इन्होंने उधर सिर्फ लेक्सीम पॉइंटर लिया हुआ है और यहाँ पे इसने लेक्सीम बिगिन एक पॉइंटर और एक फॉरवर्ड पॉइंटर लिया हुआ है और वो उसको सारे को उस तरीके से चला रहा है। फिर एक हाफ खाली होता है, दूसरा खाली होता है एंड ऑल दैट स्टफ वर्क्स लाइक दैट। सो यू कैन, इफ़ यू रीड दिस स्टफ यू विल अंडरस्टैंड मोर गुड, ऑलराइट। And I can even see that the lines are even copied. I was just wondering one thing that अगर इस तरह हम किसी की बुक को कॉपी करके पूरी नई किताब भी लिखते हैं तो कोई कॉपीराइट्स और कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। I was just thinking about it जब मैं ये बुक पढ़ रही हूँ अभी फ़िलहाल, या मैंने दिन को भी जब I went through this, so I was thinking the same. But I don't know what are the rules and regulations for writing the books and getting them approved and then publishing them. Yeah, what is the rule for plagiarism? I would call it plagiarism. चलें जी, उसके बाद ये सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं और उसके बाद सेंटिनल्स के भी इन्होंने काफ़ी डिटेल से लिखा हुआ है जबकि उस बुक में थोड़ा सा कम लिखा हुआ है। और फिर ये हमारे पास है स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स जो, और ये वाली वो एग्जांपल है जो उसमें हमने एग्जांपल भी पढ़ी है या पढ़े हैं ना। द डिफिकल्ट प्रॉब्लम अकर्स व्हेन आर्बिट्रेटरी लॉन्ग लुक अहेड मे बी नीडेड, फॉर एग्जांपल सम लैंग्वेजेस लाइक PA1 डोंट रीड रिजर्व वर्ड्स। ये सब चीज़ें हमने उस बुक में पढ़ी हैं, वो सारी एग्जांपल है और यहाँ थोड़ा सा डिटेल से लिखा होता है तो दैट्स इवन बेटर वन। उसके बाद है स्ट्रिंग्स एंड लैंग्वेजेस, ये हम इसमें, अच्छा अब आप इस बुक से भी इस चैप्टर को प्लीज़ लाजमी पढ़िएगा, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं इसलिए ज़्यादा रिपीट नहीं करी कि इसका फ़ायदा नहीं है कोई। हाँ, बहरहाल जो अभी ये चीज़ें हैं उनको हम अभी इधर से भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा हम इसे शॉर्ट ही रखेंगे, ये स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स वाली चीज़ को हम थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को, स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स को, क्योंकि यहाँ पे अभी हम सारी ऑटोमेटा की चीज़ें थोड़ी सी रिपीट करेंगे, थोड़ी सी नहीं बल्कि मुझे तो लगता है काफ़ी ज़्यादा रिपीट करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले है कि लाइक पैटर्न आर स्पेसिफाइड यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस, यानी हम जो भी पैटर्न है हम उसे बताते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से। एंड आई हैव डन दिस अ लॉट ऑफ, टोल्ड यू दिस अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले उसके बाद हमारे पास है कि स्ट्रिंग्स और लैंग्वेजेस, यानी हम अभी यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारी स्ट्रिंग्स कैसे बनती हैं, लैंग्वेजेस कैसे बनती हैं, सिंबल क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है। हम यहाँ पे लिखें, देखिए लैंग्वेज जो है वो एक डायनामिक सेट है विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टिकल सिंबल्स ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए ये तो लैंग्वेज की एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई ना, लेकिन हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऐसी लैंग्वेज जिसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न हो, और वो पैटर्न कैसे डिफाइन होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पे इस तरह लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर सिंबल और अल्फ़ाबेट को उन्होंने बताया हुआ कि क्या होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो है उसको वो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। तो अब आपको ऑटोमेटा में ये चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि हम एक्चुअली अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, यानी अल्फ़ाबेट एक्चुअली वो सेट होता है जिसमें वो सिंबल्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम लैंग्वेज के वर्ड्स बनाते हैं, राइट, दैट इज़ अल्फ़ाबेट। तो अब आप देखें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है या बाइनरी अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दिस इज़ समथिंग यू अंडरस्टैंड। और फिर स्ट्रिंग या वर्ड क्या होता है, हम उन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए, उस अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हुए सिंबल से को जोड़ के जब कुछ लिखते हैं, कुछ बनाते हैं, तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। ये एग्जाम्पल्स आगे लिखी हुई हैं, आपको पता है। अच्छा, अब वर्ड क्या होगा आपके पास, कोई फाइनाइट सीक्वेंस, स्ट्रिंग और ग्रुप ऑफ लेटर्स। और अगर कोई भी नहीं होगा, ज़ीरो लेंथ होगी तो एम्प्टी वर्ड होगा। सो वी ऑलरेडी नो दीज थिंग्स। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, और प्रॉपर स्ट्रिंग जो है वो क्या है।
प्रॉपर सब स्ट्रिंग। अब a string with any number of leading symbols of a string is called prefix। यानी prefix क्या है, यहाँ पे आप देखें रामू में हमारे पास prefix क्या क्या बन रही है, RAM, RA और R, यानी लीडिंग सिंबल्स। आखिरी को हमने सिर्फ छोड़ दिया तो हमने सिर्फ प्रीफिक्स का है। सफिक्स क्या होगी, इसमें हम पहले को छोड़ देंगे और बाकी सबको अगर कंक्लूड करें तो सफिक्स होगा। और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पूरी स्ट्रिंग के अलावा जो बाकी सारे प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, सब स्ट्रिंग होती है। सबसेट और सब स्ट्रिंग का तो आपको पता ही होगा और मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन भी किया आपको ऑलरेडी। फिर आपके हैं जी ऑपरेशन लैंग्वेजेस पे, तो ये भी जनाब आपको पता है कि हम यूनियन कर सकते हैं लैंग्वेजेस की। तो जब हम यूनियन करते हैं तो दोनों के वर्ड्स इकट्ठे करके लिख देते हैं, फिर आप जिस मर्ज़ी के यूज़ करें। फिर हम कनकैटिनेशन करते हैं। ये चीज़ें आपने सबसे बेहतरीन पढ़ी थी जब हमने क्या पढ़ा था, क्लीन्स थ्योरम पढ़ा था, तो उसमें हमने एफएस को इकट्ठा भी किया था और ये सारी चीज़ें परफॉर्म की थी। तो ये सिर्फ आपके ऑटोमेटिक के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो रीन्यू किया जा रहा है कि आपने ये सब चीज़ें याद रखनी है। दूसरा, यहाँ पे चीज़ें सिर्फ थोड़ी सी डिफरेंट लिखी हुई हैं, लेकिन बातें वही हैं, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से मतलब मैं खुद भी देखूं तो मुझे लगे कि ये नई चीज़ है, लेकिन ये नई चीज़ है नहीं। सिर्फ आप ये समझ लें कि जिस बुक से आपने पहले पढ़ा दैट वाज अ बुक ऑफ प्योरली ऑटोमेटा, तो वो डिफरेंट थी, और अभी हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं दैट इज़ अ बुक फॉर कंपाइलर। तो यहाँ पे वो सिर्फ उसका थोड़ा सा टच लेके आ रहे हैं बट नॉट कम्प्लीटली द बुक वन। ओके, फिर क्लीन क्लियर हमने पढ़ा, ये भी आपको पता है क्या है, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट कि क्या चीज़ है, उसी की इन्होंने सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। फिर एग्जांपल्स में वो आपको बातें बता रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि क्लीन क्लियर क्या है। यहाँ पे आप देखें यही चीज़ हमने पढ़ी, लेकिन इन्होंने सिर्फ उसे थोड़ा डिटेल से बता दिया कि अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर स्टैरिक है तो उसका मतलब अल्फ़ाबेट पे पहले 0 है, यूनियन अल्फ़ाबेट 1, यूनियन अल्फ़ाबेट 2। अब अल्फ़ाबेट रेज टू पावर 2 का मतलब क्या है, आपने रेगुलर एक्सप्रेशन में पढ़ा ना, अगर अल्फ़ाबेट है A एंड B और उसके ऊपर मैं 2 लगा दूँ तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 दफ़ा रिपीट होगा। पहली दफ़ा A लिख लेंगे, दूसरी दफ़ा B लिख लेंगे, मतलब कुछ भी हम लिख सकते हैं। यानी ये चीज़ें हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। अच्छा ये देखें जी, अब ये पॉजिटिव क्लियर को इन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ, जैसे बड़ी कोई, अच्छा ये जो एप्सिलॉन है ना, ये यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग इसी से रिप्रेजेंट होगी, ये नल स्ट्रिंग, ये सेम ही चीज़ है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि पॉजिटिव क्लियर का मतलब ये है क्लीन क्लियर में से नल स्ट्रिंग निकाल दें। दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू आई थिंक इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लीन क्लियर, ये बड़े स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और क्लीन क्लियर इज पॉजिटिव क्लियर प्लस नल स्ट्रिंग, दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद देखिए आपको लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 दी हुई है और 2 लिखे हुए हैं, स्मार्ट अगली, बॉय एंड गर्ल, और बताया हुआ कि अगर यूनियन होगी तो स्मार्ट अगली पहले, बॉय एंड गर्ल बाद में। और अगर इन्हें भी आप पहले लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब यूनियन में इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी आएगा तो एक्सेप्ट होगा। लेकिन अगर आप इन दोनों की कनकैटिनेशन करें तो पहले का वर्ड साथ दूसरी का, फिर पहले का वर्ड फिर दूसरी का, फिर पहले का फिर दूसरी का, फिर पहले का फिर दूसरी का, और दोनों के वर्ड्स को मिला के नई स्ट्रिंग्स बनी है। तो इसमें वही एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आपको पता है कि एनी कैरेक्टर एटम कैरेक्टर इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर खाली ये लिखा हो तो रेगुलर एक्सप्रेशन है कि नहीं है, सिर्फ मुझे ये बता दें। यानी अगर हमने सिर्फ इस तरह करके ए लिखा हो तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, राइट। तो इसी तरह उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आर और एस जो है वो 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस हों तो आर डॉट एस हो सकता है, यानी उनकी कनकैटिनेशन हो सकती है। आर प्लस एस हो सकता है, यानी हम उनमें और कर सकते हैं, आर के ऊपर स्टैरिक लगा सकते हैं और आर को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यू नो ऑल दीज थिंग्स ऑलरेडी, ऑलराइट। अच्छा जी, द लैंग्वेज डिस्क्राइब्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन उसको हम कहते हैं रेगुलर सेट, और ऑपरेशंस जो हैं इन्हें हम कहते हैं रेगुलर ऑपरेटर्स, राइट। फिर आगे प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जी। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ में हमें सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास पहली प्रॉपर्टी है यूनियन इज़ कम्यूटेटिव। आई थिंक यू नो दैट यूनियन इज़ ऑलवेज कम्यूटेटिव, राइट। आर को एस में यूनियन करें या एस को आर में यूनियन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कनकैटिनेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द यूनियन, दैट्स आल्सो वेरी इजी।
यूनियन जो है वो एसोसिएटिव भी है, और एम्पटी इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कंकैटिनेशन, यानी ये जो आपके पास एप्सिलॉन है या आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि इसको किसी चीज़ के साथ कंकैटिनेट करें तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और क्लोयर इज़ आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट एक ऐसा नंबर होता है जो अगर सेल्फ से, यानी उसको आप जितनी भी दफ़ा मल्टीप्लाई करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप एक दफ़ा क्लियर लें या 2-3 दफ़ा लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक दफ़ा के ही बराबर होगा। मैंने शायद आपको ये वाला थ्योरम नहीं करवाया था, लेकिन मैं वैसे अगर आपको वर्बली भी बता दूँ तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्या आप, लेट्स से मैं आपको सिर्फ एक आम से क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर x लिखा हो और उसके ऊपर स्टारिक लगाओ तो इसके जितनी दफ़ा कॉम्बिनेशंस बनेंगे, क्या आप उनको मेजर कर सकते हैं? वो इन्फिनिटी बनेंगे। तो अगर आप इसके ऊपर एक और स्टारिक लगाएंगे तो मतलब हाउ विल यू इंक्रीज द इन्फिनिटी विच इज़ ऑलरेडी इन्फिनिटी, तो उससे ज़्यादा क्या होगा? वैसे आई रिमेंबर आई हर्ड इन अ मूवी जिसमें लिखा हुआ था सम इन्फिनिटीज आर बिगर देन द अदर इन्फिनिटीज। आई थिंक दैट वाज द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। सो चलें, खैर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इन्फिनिटी, लेकिन जब नंबर में एक दफ़ा इन्फिनिटी है तो अब उसने उससे क्या ज़्यादा बड़ा होना है, तो इसलिए ये आइडेम्पोटेंट होता है आपके पास। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास जी रेगुलर डेफिनेशंस है हमारे पास, कि रेगुलर डेफिनेशंस हम किसको कहते हैं। इट इज़ डिज़ायरेबल टू नेम रेगुलर एक्सप्रेशन ग्रुपिंग फॉर बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज टोकन्स एट डिफरेंट लेवल। मतलब वही बातें हैं, मतलब कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि अगर आप रेगुलर डेफिनेशन ऑफ आईडी की लिखें तो क्या है, या आप देखें लेटर है, लेटर हो सकता है A+B+C Z तक, या A+B+D Z तक, यानी कैपिटल और स्मॉल कोई भी हम लेटर पिक कर सकते हैं, और डिजिट आपका 0 से 9 तक हो सकता है। तो अगर आप इन्हें इकट्ठा करें तो आईडी क्या है, लेटर प्लस डिजिट। लेटर भी हो सकता है, लेटर और डिजिट दोनों भी हो सकते हैं, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर है रिकग्निशन ऑफ टोकन्स। यहाँ पे है कि लेक्सिकल एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड विद पैटर्न मैचिंग थ्रू द यूज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, देयरफॉर लेक्सिकल एनालाइजर कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रिप्रेजेंटेड एज DFA, and recognition of token implies the implementing a regular expression recognizes. This entails implementation of TFA. सिंपल उन्होंने यही बताया है कि जिस तरह आप ये समझ लें कि जिस तरह आप ऑटोमेटा या आपका कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है और उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो द सेम इज़ कि आप उसको रिकग्निशन ऑफ टोकन में यूज़ करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि लेट्स से वी हैव अ सर्टेन थिंग टू बिल्ड फॉर आइडेंटिफायर, और ये सिंबल्स हैं और इंटीजर है और कांस्टेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने उसकी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया हुआ है, ठीक है, कि आपके पास लेटर आए, लेटर या डिजिट आए या अदर आए तो रिटर्न करेगा आइडेंटिफायर, डिजिट आए तो डिजिट कांस्टेंट रिटर्न करेगा, फिर ये लेस देन ऑपरेटर और ग्रेटर देन ऑपरेटर रिटर्न करेगा। यानी आपने इसका इसके आपने एक डायग्राम बना ली। यहाँ पे एक और भी इन्होंने दिया हुआ है कि आपने, ये एग्जांपल है कि अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, ठीक है, तो वो उसे कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने उसकी एक डायग्राम बनाई हुई है कि स्टार्ट हो रहा है, डिजिट आया, फाइन, आगे मूव करेंगे, फिर डिजिट आया, जितनी मर्जी दफ़ा आया हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और अगर फ्लोट नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, वो उसको फाइनल स्टेट पे ले गया। आपको पता है ना, डबल सर्कल्स होते हैं वो फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं कि जी अब हमारे पास आगे डॉट, तो वो तब भी एक्सेप्ट करेगा। और फिर उसके बाद अगर डिजिट आता है या कई दफ़ा डिजिट आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर कुछ भी और आता है और उसके बाद हम फाइनल पे पहुंच जाते हैं। तो ये एक मतलब एक आसान सी चीज़ है, और इसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर सिर्फ डेसिमल, अगर सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट ना हो, सिर्फ डिजिट हो, तो हम इस तरह करके फाइनल पे पहुंच जाएंगे। और अगर इन केस हमारे पास फ्लोट पॉइंट होता है, ठीक है, तो अगर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है तो वो क्या होगा कि जितने भी डिजिट आए वो लेके फ्लोट पॉइंट को भी एक्सेप्ट करके और फिर वो फाइनल पे जाएगा।
तो ये ब्लू वाला हमारा किसको बता रहा है, हमारे फ्लोटिंग पॉइंट को बता रहा है। आपने मेरी राइटिंग पे ज़्यादा वो दुखी नहीं होना, क्योंकि मैं ये फिंगर से लिख रही होती हूँ और ऐसी राइटिंग की होती है फिर PDF में स्पेसिफिकली। मुझे दूसरी मेरी एप्लीकेशन है उसमें फिर थोड़ी कुछ बेहतर राइटिंग हो जाती है। लेकिन अब क्या मैं इन सब चीज़ों को उठाऊँ, उधर कन्वर्ट करूँ और फिर आप लोगों को करवाऊँ, तो इसलिए मैं कहती हूँ चले इधर ही चल दे सब कुछ। अच्छा जी, अब हम एक एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं। लाइक पीछे जैसे लिखा हुआ है कि जी हमारे पास है, क्या है जी, एक मिनट मैं आपको देख के बताती हूँ। हमारे पास है ये था जी 123.45। लेट्स से दैट वी हैव 123.45। PDF में एक बड़ा मसला होता है, वो ये है कि आप जब किसी एक चीज़ को करते हैं ना तो वो तंग करना शुरू कर देती है, इधर उधर होती है और हमारे लिए परेशानी स्टार्ट हो जाती है। चलें जी, मैंने अब इसको रेज़ कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास है कि जी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था 123.45, ये नंबर है हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये नंबर है तो सबसे पहले जब आप ये देखें कि हमारे पास आएगा 2 आएगा, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास आ रहा है 2 एक नंबर है, यहाँ पे जाएंगे हम। फिर आ रहा है 2, यहाँ पे जाएंगे। फिर आ रहा है 3, तो फिर आप यहीं पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आ रहा है डॉट, तो आप इधर जा रहे हैं। फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 5 और फिर आप जा रहे हैं फाइनल पे। तो ये आपका पाथ बन जाएगा और आपने 123.45 जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ भी बताई हुई कि अगर आपके ऐसे फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है, जो कि ऑब्वियसली ये नहीं है, इट्स अ डिफरेंट फाइनाइट ऑटोमेटा, तो उसमें वो आपको ये बता रहे हैं कि आपने उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड लिखा हुआ है कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करने के लिए अगर आपको कोड लिखना पड़े C में तो वो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्कैनर बना हुआ है जिसमें करैक्टर C को हम करवा रहे हैं। उस पर हमने लूप लगाया है वाइल ट्रू C इज़ गेट करैक्टर, और हम फिर क्या करते हैं स्टेट 1 में या केस 1 जैसे आप कहते हैं, उसमें हम स्विच करवा रहे हैं C को। अगर केस A हो तो हम स्टेट 2 पे जा रहे हैं, और अगर B हो तो स्टेट 3 पे जा रहे हैं, और हमारे पास एरर मैसेज आ रहा है। यानी ये जो भी हमारे पास ऑटोमेटा बनी हुई। फिर हम इसी तरह इसको ही स्विच करवा रहे हैं C को, और सेम केस में हम सक्सेसफुल भी रिटर्न करवा रहे हैं। अब इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका करैक्टर जो होगा उस पर डिपेंड करता है ना कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। फाइन। और इसी तरह फिर हमारे पास उसके बाद एक और भी है, हम स्टेट्स पे जा रहे हैं, तो ये सारा आपका कोड लिखा हुआ है जिसे आप एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, सो यू कैन जस्ट रीड इट एंड दैट्स फाइन। उसके बाद आपके पास है फाइनाइट स्टेट मशीन, इसे हम अक्सर जगह FSM भी लिखेंगे। ये देखें फाइनाइट स्टेट मशीन, ये सिंपल स्टेट मशीन ही है जो मैंने आपको बताई है, जिससे हम स्टेट डायग्राम कहते हैं, स्टेट मशीन कहते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं, just the normal diagrams. So finite state system is a mathematical model for system which contain certain input and gives certain output finally. The input given to FSM processed by various states and these states are called intermediate states. आपको अच्छे तरीके से पता है कोई डायग्राम भी, ये देखें जैसे ये है, तो बेसिकली these circles are states। तो आपके पास आपको पता है कि स्टेट मशीन क्या होती है। आई थिंक यू नो दैट, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट। यहाँ पे हमें उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है फाइनाइट स्टेट मशीन की, और उसको उन्होंने एग्जांपल में एलिवेटर की बात की हुई है, और उसमें वो ये बता रहे हैं कि पीछे उसके पास जो भी आता है वो उसको याद नहीं रखता, लेकिन एलिवेटर उसको याद नहीं रखता, लेकिन सिर्फ उसे ये पता है कि करंटली क्या नंबर प्रेस किया गया और उसने किस फ्लोर पे जाना है। फिर उस फ्लोर पे उसे फिर एक नंबर मिलता है, फिर वो उधर चला जाता है। तो वो इसकी एक अच्छी एग्जांपल है। अब यहाँ पे फाइनाइट स्टेट मशीन के लिए हम उसे डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये प्रॉपर डेफिनेशंस मैंने आपको बुक में करवाई थी, जिसमें क्यू जो है वो सेट ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये अल्फ़ाबेट को, ये इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, और ये चीज़ ट्रांजिशंस को, जो ट्रांजिशंस होनी है एजेस पे, उसको एक्सप्लेन करता है।
उसके बाद है मॉडल में इनपुट टेप। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब आपने ये सोचना है जैसे कोई असल मशीन है जिसमें इनपुट एज अ टेप आप देते हैं, उसको रीड करता है और उसे सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल डिक्लेयर करता है। तो उसके बाद फाइनाइट कंट्रोल होता है, यानी उस स्टेट के ऊपर कंट्रोल होता है। 1 बाय 1 वो इनपुट सिंबल को रीड करती है। एक रीडिंग हेड होता है जो एग्जामाइन करता है रीड सिंबल को, और फिर वो राइट साइड पे जो है वो मूव करता जाता है विद और विदाउट चेंजिंग द स्टेट। और जब वो सारी रीड कर लेती है, अगर वो एक्सेप्टेड हो तो एक्सेप्टेड हो जाती है, रिजेक्टेड हो तो भी बता दी जाता है कि रिजेक्टेड है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह करके कुछ टेप होती है, ठीक है। यानी ये एक टेप है, ये एक रीडिंग हेड है जो 1 बाय 1 उसको रीड कर रहा है और उसके ऊपर एक प्रॉपर कंट्रोल लगा हुआ है। और जब ये एंड तक रीड कर लेगा तो फिर ये डिसाइड करेगा कि ये एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने बताया हुआ है कि हम एक लेक्सिकल एनालाइजर बना रहे हैं, क्योंकि अब आप जब रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करें तो आप एनालाइजर ही बना रहे हैं ना, जो दी दिस दैट एंड टू को रिकग्नाइज करेगा। तो जरा देखिए हमने क्या किया, सब चीज़ें टी से स्टार्ट हो रही हैं, तो स्टार्ट स्टेट में हमारे पास पहली ट्रांजिशन है टी। अगर तो ओ लिखा हुआ है तो जी टू बन गया, एक्सेप्ट हो गया। टी के बाद एच लिखा हुआ है अगर, तो फिर अगली स्टेट के बाद ई लिखा हुआ है, फिर दी बन गया, एक्सेप्ट हो गया। THIS दिस और THAT दैट, ये देखिए चारों के चारों कैसे एक्सेप्ट हुए। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट, आप लैंग्वेजेस के वर्ड्स बना रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर आप दी दिस दैट और टू बना सकते हैं, आप काफ़ी कुछ और भी बना सकते हैं। नो, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा जी, अब ट्रांजिशन की, ये ट्रांजिशन फंक्शन है तो हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि क्या क्या है। अच्छा, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ऐसे देखने में लग रहा होगा कि मुश्किल है, लेकिन है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में हमारे पास पहले होती है आपके पास स्टेट और उसके बाद है ये एम्प्टी। अब अगर एम्प्टी ट्रांजिशन हो रही है तो वो उसी स्टेट पे रहेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ये सिर्फ तब चेंज होती हैं जब कोई इनपुट सिंबल मिले, तो जब कोई इनपुट सिंबल ही ना मिले तो उसने क्यों चेंज होना है। अगली बात लिखी हुई है कि फॉर ऑल स्ट्रिंग्स W एंड I बाय P सिंबल A। अब आपके पास अगर ऐसे हो कि ट्रांजिशन स्टेट Q पे, देखिए कितना बड़ा बड़ा हो रहा है, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, ये इतना बड़ा बड़ा होता है। चले खैर हम इसे थोड़ा सा जूम करते हैं। लेट्स से इस तरह लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास है ट्रांजिशन, ये है स्टेट। इस स्टेट पे जब Q या W आए तो क्या होगा जी। अब देखें ये ट्रांजिशन है ब्रैकेट और इसके अंदर फिर ट्रांजिशन, इसका मतलब है पहले ट्रांजिशन चलेगी Q पे A की, Q पे A आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो रिजल्ट लिखा जाएगा और उस पे W रन करेगा और फिर ये आपकी ट्रांजिशन होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि ये किस तरह हुआ है, ठीक है। यानी कि डबल आपके पास ये ट्रांजिशन जो है वो चल रही है। अब FA जो है वो हमारे पास किस तरह रिप्रेजेंट की जा सकती है, डायग्राम के थ्रू भी और टेबल के थ्रू भी, ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई हुई हैं। ट्रांजिशन डायग्राम में आपके पास जनाब ये स्टार्ट स्टेट जो होती है उसके पीछे एरो लगाते हैं, फाइनल पे डबल लगा देते हैं। टेबल कैसे बनता है, ऐसे बनता है, आप यहाँ पे स्टेट्स लिखते हैं, यहाँ पे इनपुट लिखते हैं, हर स्टेट पे जो A आएगा तो किधर जाएगा, B आएगा तो किधर जाएगा, वो सब हो जाता है। लेकिन इसी बात को इन्होंने जब इस तरह लिखा हुआ है तो इट सीम्स लाइक कि ओह माय गॉड, ये कितनी अजीब बातें लिखी हुई हैं। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि ओके सॉरी, अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास है M इज इक्वल्स टू, यानी ये आपकी जो भी मशीन है दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपको बताया गया कि ये किस किस चीज़ के इक्वल है, कि यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, स्टार्ट स्टेट, एंड स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट्स। ये आपके पास है इनपुट, ये आपके पास है ट्रांजिशन, ये आपकी है स्टार्ट स्टेट और ये है आपकी फाइनल स्टेट, राइट। अब उसके बाद हमें बता रहे हैं कि जी हम आगे आ जाएं। अब होगा क्या, ये इधर समझने वाली चीज़ है, क्योंकि बाद में जब ये चीज़ें आएंगी तो आप कहेंगे कि ये पता नहीं क्या चीज़ें हैं और हमें तो इसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही है। तो ये आप अभी समझ लें तो ताकि अच्छी बात है।
अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि हम लेट मी सिलेक्ट अ कलर। आपकी सबसे पहली ट्रांजिशन में ये है कि Q0 पे जब A आएगा तो क्या होगा, हम Q1 पे मूव करेंगे। ठीक हो गया, ये ट्रांजिशन हो गई। फिर अगली ट्रांजिशन है, ये अगली ट्रांजिशन है कि फिर Q0 पे जब B आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, Q2 पे चले जाएंगे। दैट इज व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ। अब यहाँ पे आगे आप देखें सेम थिंग। अब हम Q1 पे देख रहे हैं, A आएगा तो क्या होगा, B आएगा तो क्या होगा। फिर हम Q2 पे देख रहे हैं, A आएगा तो क्या होगा, B आएगा तो क्या होगा। और जो हमारे सारे के सारे रिजल्ट हैं, हम उन सारे के सारे रिजल्ट्स को ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारे जनाब रिजल्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को ही यूज़ करते हुए हमारे पास बन गया ये एक अदद टेबल। अब इसको मैं थोड़ा साइज जो है वो छोटा कर लेती हूँ। ये हमारे पास बन गया जी टेबल। ठीक है जी, ये देखिए अब ये हमारा फिर ख़राब हो गया, इधर आएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने इसकी डायग्राम बना दी। अब हम भी ऐसी डायग्राम बनाते थे, इन्होंने थोड़ी सी ज़रा चेंज बनाई हुई है, दैट्स जस्ट ऑल राइट। ओके, उसके बाद है आपके पास लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। तो आपकी लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। कैसे होती है लैंग्वेज एक्सेप्ट, आप उसमें वर्ड्स को चलाते हैं और अगर वो उसमें रन हो जाए तो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाती है, ना हो तो एक्सेप्ट नहीं होती। अब यहाँ पे भी इन्होंने देखिए बड़ा टेक्निकल सा काम किया हुआ है कि आपके पास है जी Q0 पे, ये देखिए यहाँ पे Q0 पे आया 1010, ठीक हो गया। तो उसने Q0 पे पहले 1 चलाया, जिससे वो चला गया Q2 पे। देखिए Q0 पे अगर आप 1 चलाएंगे तो वो जाएंगे, हम Q0 पे 1 आए तो Q2 पे चले जाएंगे, राइट। ये देखिए Q1 पे Q0 पे 1 आया, हम Q2 पे गए और उस पर फिर 0 आया, तो हम Q3 पे गए और उस पर फिर 1 आया, तो फिर हम Q1 पे गए और उस पर 0 आया और हम Q0 पे गए और हमारे पास यही स्टार्ट और यही फाइनल स्टेट है। तो ये एक्सेप्ट हो गई। अब हम एक और को चेक करेंगे। फाइन, यू कैन चेक देम। सो प्लीज़ 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 डू दीज एग्जाम्पल्स। उसके बाद है हमारे पास फाइनाइट स्टेट की दो चीज़ें जी, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज़ होती है जी, हमने पढ़ा हुआ है, ये है जी DF। ओहो, मैंने कितना ख़राब कलर लिया हुआ है, चले लेट मी टेक सम बेटर कलर। हाँ जी, ये है हमारे पास DFA, राइट, और ये है हमारे पास NFA। तो अब DFA और NFA में हमारे पास क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताए हुए हैं। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में हर चीज़ के लिए एक यूनिक ट्रांजिशन होती है, जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में मोर देन वन ट्रांजिशन होती हैं। DFA में हमारे पास सिंगल ट्रांजिशन है, यानी अगर हमारे पास जैसे ये है, जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जैसे यहाँ पे Q0 पे जब 1 आया तो हम Q2 पे गए, लेकिन हो सकता है NFA में जब Q0 पे 1 आए तो वो 2-3 जगह जा रहा हो। तो ये है कि उसके लिए पाथ जो है वो डिफरेंट होते हैं। हमने इसकी अच्छी खासी एग्जांपल्स भी की थी। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनिस्टिक, ये देखें, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने ये खुद पढ़ना है। अब यहाँ पे देखें इन्होंने नॉन डिटर्मिनिस्टिक को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। यहीं पे अगर आप इधर पीछे डिटर्मिनिस्टिक का देखें तो हर एक जगह जाने के लिए सिर्फ एक ही एरो है, जिसको उन्होंने ज़्यादा डिटेल से बताया ही नहीं। लेकिन जब हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक की बात की है तो देखिए Q0 पे 0 आए तो वो Q0 पे भी जाएगा और Q1 पे भी जाएगा। 1 आए तो चले इस पे जा रहा है, Q0 पे फिर 0 आ रहा है, यानी आपके पास 0 आ रहा है, तो उसके लिए दो ऑप्शन है। सो दैट इज मेकिंग इट अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सारी चीज़ों को आपने पढ़ना है, फिर से बता रही हूँ। अच्छा, फिर ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल्स आपने खुद ही करनी है। और इक्विवेलेंस ऑफ NFAs एंड DFAs। अच्छा, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हम फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं, तो अभी बस इन्हीं चीज़ों को पढ़ें। आपको पता होना चाहिए क्या है ऑल दैट स्टफ, तो भी हम कुछ ये चीज़ें स्किप कर देंगे। आई थिंक आई एम नॉट इंटरेस्टेड मच इन दैट। आप इन चीज़ों को बेशक रहने दें, इसकी ट्रांजिशन और इसकी कन्वर्जन और ये सब चीज़ें। हाँ, जब हम प्रॉपरली कोई बनाएंगे कभी कंपाइलर,
तो फिर उस वक्त हमें अगर इन चीज़ों की दोबारा से ज़रूरत पड़ी तो हम इन्हें कर लेंगे। तो फिर अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने, लेट मी टेल यू राइट नाउ, कि यहाँ पे आप ये यहाँ तक करें, ये जो एग्जांपल्स हैं, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहाँ तक आप करें और आपको NFA to DFA कन्वर्जन आनी चाहिए, चाहे वो आप दूसरी बुक से ही कर लें, ठीक है। सो दैट इज़ पेज नंबर 50 तक। अब 50 के बाद ये 51, 52, 53, 54, 57 तक पहुँच गए। ये सब चीज़ें जो हैं फ़िलहाल इनको बेशक ना करें, आई डोंट थिंक सो। मुझे ये लगता है कि अभी मैं ज़्यादा, यही मेरी कोशिश है कि मैं आपको लेक्स पे लेके जाऊं और उसके बाद हम सिंटैक्स एनालिसिस और ये सिंबल टेबल और ये सब चीज़ें करें। तो अभी हम फाइनाइट ऑटोमेटा को दोबारा, अच्छा ये परेशान नहीं होना, ये सब वही चीज़ें हैं। ट्रांजिशन है बी पे होगी तो फिर सी, बी पे अगर सी आएगा तो वो 1 पे जा रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, सो दैट्स नॉट वेरी प्रॉब्लमेटिक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लेक्स टूल को या लेक्स जनरेटर को, और इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब हमारा चैप्टर ख़त्म होगा तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद भी हम एक्सरसाइज में से भी ऑटोमेटा वाले काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो स्किप कर देंगे। अब हमारे पास लेक्स टूल जो है, लेक्स इज़ अ लैंग्वेज फॉर स्पेसिफाइंग लेक्सिकल एनालाइजर। सो लेक्स जनरेट्स प्रोग्राम्स दैट कैन बी यूज्ड इन सिंपल लेक्सिकल एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट। हमारे पास लेक्स एक ऑटोमेटेड टूल है और इसे हम यूज़ कर सकते हैं लेक्सिकल एनालिसिस के लिए। द इनपुट फाइल्स कंटेन रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी इनपुट हम देते हैं एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, और फॉर रिकग्नाइजिंग द टोकन्स to be searched for and actions written in C to be executed when expressions are found। हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशंस देते हैं और हम उसे बताते हैं कि आपने क्या एक्शन लेना है जब भी कोई स्पेसिफिक टोकन आएगा या जब भी कोई एक्सप्रेशन फाउंड होगा। लेक्स कन्वर्ट्स द रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू टेबल ड्रिवन DFA। ये लेक्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है, आपको खुद नहीं करना पड़ा। सो दिस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेटेड बाय लेक्स परफॉर्म्स द रिकग्निशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। और जब वो उसके लिए वो पूरा टेबल खुद ब खुद बना लेता है और DFA बना लेता है, तो वो खुद ब खुद रेगुलर एक्सप्रेशन की जो है रिकग्निशन करता है और सारा काम जो है वो हो जाता है। अब यहाँ पे दिखा हुआ है कि लेक्स की जो सोर्स फाइल है उसमें ये 3 पोर्शंस होते हैं, डिक्लेरेशंस, रेगुलर एक्सप्रेशंस और सब रूटीन। ये हम लेक्स की सोर्स फाइल में देते हैं। सो लेक्स प्रोग्राम कंटेन 3 सेक्शंस। ये लेक्स प्रोग्राम के 3 सेक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले है डिक्लेरेशंस, रेगुलर एक्सप्रेशंस और उसके बाद है सब रूटीन्स। हम उसके बाद सब रूटीन्स देते हैं। where the declaration and user subroutines are often omitted। sometimes नहीं भी देते हम subroutines, लेकिन जो सेकंड सेक्शन है रेगुलर एक्सप्रेशन वाला, वो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन वाला सेक्शन जो है दैट वन इज़ कंपल्सरी वन। तो डिक्लेरेशन पार्ट जो है वो कंटेन करता है सी डिक्लेरेशंस और लेक्स डिक्लेरेशंस, जैसे आप वैसे भी प्रोग्राम में डिक्लेरेशंस करते हैं। तो सी डिक्लेरेशंस आर एम्बेडेड इन दीज टू, यानी ये हम परसेंट के साइंस लगाते हैं सी डिक्लेरेशंस के लिए, और लेक्स डिक्लेरेशंस कंटेन token in definitions, token rules, that is patterns are defined as regular expressions, and the second part, the regular expression को second part, when the given input matches with this pattern, actions to be performed is described against the regular expression। हम regular expressions देते हैं और हम ये भी बताते हैं कि जब specific कुछ आएगा तो regular expression क्या output देगा, सब कुछ हम बताते हैं। अब उसके बाद लेक्स प्रोग्राम चलता किस तरह है, यहाँ देखें। लेक्स प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन .l एक्सटेंशन, ठीक है, लाइक x.l। x.l का मतलब ये है कि प्रोग्राम का नाम है x और उसके बाद आपने एक्सटेंशन लगाई हुई है .l की, ठीक है। ये लेक्स turns the user expressions and actions into host general purpose language and the generated program is named as YYLX। ये नए प्रोग्राम का नाम बन जाता है जब आप x.l को रन करते हैं इन lex.c yy.c फाइल। उसके बाद दिस lex.yy.c is the lexer in C। to run this C file, first compile the lex.yy.c with the cc, then use this exe file a.out to test the output। अच्छा, इसमें अगर आपको मैं ज़्यादा अच्छा मशवरा दूँ तो ये भी आप पढ़ लें, और मैंने इसके एक और लेक्चर भी बनाया हुआ लेक्सिकल एनालाइजर वाला, और उसमें मैंने स्लाइड्स में ये चीज़ें
आपको एक्सप्लेन की हुई हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड लेक्चर। सो अगर आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप उसको भी ज़रूर पढ़ सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। ये सारा रूटीन जो है वो मैंने उसमें समझाई हुई है, और आई होप ये देखें, इसमें इन्होंने ये डायग्राम भी बनाई हुई है कि सोर्स प्रोग्राम है x.l, यानी ये आपने लिख लिया है, इसमें आपने डिक्लेरेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, सब रूटीन्स लिखी हैं, और आप उसमें लेक्स या फ्लेक्स का जो कंपाइलर है उसको में डाल के रन करते हैं, तो ये वाली फाइल बन गई। अब इस फाइल को फिर आप सी के कंपाइलर में चलाते हैं तो एक और फाइल बनती है, और इस फाइल को जब आप इनपुट देते हैं, कैरेक्टर स्ट्रीम देते हैं, तो वो टोकन्स बना के आपको देती है। रेगुलर एक्सप्रेशन इन लेक्स यूज द फॉलोइंग लाइक ऑपरेटर्स। यहाँ पे आप ये देख लें कि आपके पास अगर सिर्फ ऐसे है तो ये करेक्टर है ए, अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इवन ए इज़ एन ऑपरेटर, इवन ए इज़ एन, मतलब ये सब बातें आप देख लें, एक दफ़ा आपको समझ आ जाएंगी। फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया और इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। राइट द लेक्सिकल एनालाइजर फॉर दिस, इसके लिए आपने लेक्सिकल एनालाइजर लिखना है। तो ये इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है आगे, ये देखें। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना कि हम लेक्सिकल एनालाइजर किस तरह लिखेंगे एंड ऑल दैट स्टफ, तो आप प्लीज़ इस एग्जांपल को देखें तो आपको समझ आ जाएगी। ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और फिर हर चीज़ को बताया हुआ है कि अगर ये है तो क्या है, हमारे पास इंट मेन है तो ये कीवर्ड लिखना है, आईडी आए तो आइडेंटिफायर लिखना है, प्लस का साइन आए तो असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना है, हर चीज़ बताई हुई है, तो ऐसे इसका आउटपुट आएगा। और हमने इधर एक और प्रोग्राम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, द फॉलोइंग प्रोग्राम। अच्छा, उसके बाद ये समरी है, आपने कर लेनी है, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव। प्लीज़ डू रिमेंबर टू डू ऑल दीज थिंग्स, मतलब इन्हीं में से मैं आपको पेपर भी बनाया करूँगी इंशाल्लाह। इन सब के आंसर्स भी नीचे ही लिखे हुए हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। एक्सरसाइज को हम देख लेते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन डेफिनेशन फॉर स्पेसिफाइंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का तो ऊपर डायग्राम बनी हुई है, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। इंटीजर डिक्लेयर एरे वगैरह का लिखा हुआ है, इसको आप रहने दें। ये क्वेश्चन नंबर 3 को जस्ट स्किप इट, इसको आप रहने दें, ठीक हो गया, ये हम रहने देते हैं। उसके बाद है राइट अ लेक्स प्रोग्राम टू स्कैन इनपुट सी सोर्स फाइल एंड रिप्लेस ऑल फ्लोट विद डबल। अभी आप ये नहीं लिख सकते, इवन अगर आप ये चैप्टर पूरा कर भी लें तब भी ये सी में आप सोर्स फाइल्स अभी नहीं लिख सकते, और वैसे भी अगर आप लिख भी लें तो उनको हम रन कहाँ करेंगे और चेक कहाँ करेंगे कि वो आपने ठीक लिखी हैं या गलत लिखी हैं, ठीक हो गया। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इन चीज़ों को थोड़ा स्किप आउट कर दें, और ये जो उन्होंने कहा हुआ है कोड रन करें सी प्रोग्राम को। तो अगर आपके पास है कोई कंपाइलर तो काइंडली इसको लिख के तो रन करके देख लें। इसका लेक्सिकल एनालाइजर लिखना है, ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे हमने देखा है कि लेक्सिकल एनालाइजर किस तरह लिखते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम है हमारे पास, तो यू हैव टू डू दिस। सो व्हाट यू आर नॉट गोइंग टू डू इज़ कि आप ये सब अभी फ़िलहाल छोड़ दें, जिनको मैं अभी कट कर रही हूँ। 4, 5, 6 को आप छोड़ दें, बाकी आप कर रहे हैं। और भी कोई मैंने जो आपको पीछे भी, हाँ बस यही कट करा है। 1, 2 भी आप कर रहे हैं, 4, 5, 6, 7 छोड़ दिए, ये 7, 9 भी करें, ये भी आपका रन करना है। फिर ये आंसर्स हैं, फिर यहाँ पे आपके कुछ और कोडिंग भी इन्होंने दी हुई है, तो इफ़ यू गो थ्रू दैट कोडिंग दैट्स ऑल्सो वेरी गुड कोडिंग। यहाँ पे आपको पूरा लेक्सिकल एनालाइजर दिया हुआ है, इसको प्लीज़ गो थ्रू हो सारे के सारे को। कल को मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूँ तो आप परेशान ना हो, एंड दैट्स वेरी इजी, बट जस्ट यू हैव टू गो थ्रू। और फिर उसका आउटपुट भी दिया हुआ है कि क्या आएगा, तो आप एक दफ़ा इस प्रोग्राम को रन भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे फिर लेक्स टूल से ये पूरा बनाया हुआ है कम्प्लीटली, ठीक है, और उसका आउटपुट भी दिया हुआ है, और हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। तो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू नो कि लेक्स टूल क्या है, और बाकी लेक्सिकल एनालाइजर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, और उसको हम लेक्स टूल में कैसे बनाते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं, और उसका आउटपुट कैसा आता है, और ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो, और प्लीज़ खुद भी पढ़ा करें। थैंक यू सो मच, जस्ट लेट मी नो इफ़ यू अंडरस्टैंड।